हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। यस, आज फिर हम मैथ्स में आपके सामने हैं एक और चैप्टर की किसी शानदार प्रोफाइल का शॉर्टकट लेके। आप सब जानते हैं एग्जाम में इन शॉर्टकट से, इन प्रोफाइल से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और आज कौन सा चैप्टर हमारे सामने होगा और उसकी किस प्रोफाइल का जिक्र आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ बच्चे, आज हम डिस्कशन करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वो पार्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिस पर काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जी मेरे बच्चे, और इसमें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर कंडीशन दैट कर्व्स ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड cx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, ऑर्थोगोनली। कर्व जो है आपस में, दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें। पहली बात तो इनका इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि भैया कर्व ऐसे होने चाहिए, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और cx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आखिर ये कर्व होंगे क्या? आप सब तो समझदार लोग हैं। ये कर्व डिफरेंट ABCD की वैल्यूज के हिसाब से सर्कल भी हो सकते हैं, एलिप्स, हाइपरबोला भी हो सकते हैं। जी हाँ, हम आपको ये दो सेकंड डिग्री कर्व दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ये दोनों कर्व किस कंडीशन पर ऑर्थोगोनली कट करेंगे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। अब बात आती है, आखिर ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? मेरे बच्चे, दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात पहले करते हैं, फिर हम उसके ऑर्थोगोनल होने की बात करेंगे। दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब आप समझते हैं? सही कहा आपने कि सर, दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो दोनों पे टेंजेंट बनेगी, उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही उन दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जी हाँ, ऐसा कुछ मान लीजिए ये कर्व है, ये दूसरा कर्व है। अब ये दोनों कर्व एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने पहले वाले कर्व पर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट बना दी, दूसरे वाले कर्व पर भी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट बना दी। इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वही एक्चुअली कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है, पेयर ऑफ कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर, जरूरी थोड़े ना है कि कर्व्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, कर्व बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इवन इफ इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्शन हाँ हो सकता है। तो मेरे बच्चे, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर आपको एंगल देखना है। अब बात आती है, क्या हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल सेम होगा? ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है सेम हो। जी हाँ, sin x cos x इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और उनके हर पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्व भी हो सकते हैं जहां हर पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग हो। जी हाँ, अब बात आती है कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? मेरे बच्चे, यदि दो कर्व किसी पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री लिए हुए हैं तो ऐसे कर्व्स को बोलते हैं कि दे आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। जी हाँ, ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब समझ जाना है, उनके एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या, सॉरी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल क्या आएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, वो आएगा 90 डिग्री यानी π/2। जी हाँ बच्चे, तो ऑर्थोगोनल कर्व होने का मतलब एक तरह से कर्व का परपेंडिकुलर होना है, कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स का परपेंडिकुलर होना है। अब आखिर ये दोनों कर्व जो है जब ऑर्थोगोनल कट कर रहे हो तो कंडीशन क्या है? जी हाँ, उसी पर्दे के पीछे की कहानी के लिए तो यहां खड़े हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 हमें दिया हुआ है, कर्व हमें दिए हुए हैं, कंडीशन हमें निकालनी है। ये भी समझ गए हैं कि कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट जो बनेगी उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है एक्चुअली। जी हां, और दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का तरीका तो आपको पता है कि यदि मान लीजिए ये दो लाइन मेरे पास हैं, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो आप जानते हैं मेरे बच्चे कि tan थीटा क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बिल्कुल, और उसमें भी आप जानते हैं कि एक्यूट एंगल निकालना होगा तो मॉड लगा देंगे, नहीं तो एंगल तो आ ही जाएगा। जी बच्चे, तो यही वाली प्रोफाइल जो है एग्जैक्टली यहां नजर आ रही है, दो लाइन के बीच में एंगल। और यहां से समझ में आ गया कि यदि इन दोनों लाइन के स्लोप मिल जाएंगे तो एंगल तो निकाल लेंगे। जी हां, और एंगल निकाल लेंगे तो स्लोप की जरूरत है बस उसके लिए। अब स्लोप के लिए भी आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया, बिल्कुल सही कि सर ये जो कर्व आपने दिए हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इनका डेरिवेटिव निकाल लो। यस, एग्जैक्टली मेरे बच्चे, मान लिया कि ये जो कर्व हमें दिया हुआ है ये कर्व C1 है और ये कर्व C2 है।
अब यदि मुझे यहां इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट का स्लोप m1 मिलता है और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट का स्लोप m2 मिलता है, तो हमें पता है कि ये m1 एक्चुअली किसके इक्वल होगा, dy बाय dx ऑफ कर्व 1। जी हाँ, और dy बाय dx भी कहां पर, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। ये अल्फा कॉमा बीटा है तो अल्फा कॉमा बीटा पर dy बाय dx निकालना है। और इसी तरह से जब आप इस पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो m2 क्या आएगा मेरे बच्चे, आपने सही कहा कि सर ये होगा dy बाय dx ऑफ कर्व 2। जी हाँ, सेकंड कर्व का dy बाय dx, और ये सेकंड कर्व का dy बाय dx और फर्स्ट कर्व का dy बाय dx हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर निकालना है। ये हमें दोनों ही टेंजेंट के स्लोप दे रहे हैं। अब आपने कहा कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि यदि अब हमें इनके बीच में एंगल 90 चाहिए, तो आप सबको पता है थीटा यदि 90 है तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर cot थीटा 0 हो जाएगा। बिल्कुल होगा मेरे बच्चे, cot थीटा 0 होगा और ये tan थीटा की वैल्यू है, तो cot थीटा क्या हो गया, 1 प्लस m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। और यदि वो हमें 0 बनाना है तो 1 प्लस m1 m2 को 0 बनाना होगा। बिल्कुल सही। तो यहां से मेरे बच्चे m1 m2 कितना आ गया, -1। यस एग्जैक्टली, -1। अब पहले कर्व का dy बाय dx ये m1 है, तो भैया आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करके इसका dy बाय dx तो निकाल ही लिए होंगे। बहुत तेज हो आप लोग जी मेरे बच्चे। क्या कि सर ये बन जाएगा 2ax प्लस 2by dy बाय dx यानी y डैश इक्वल्स टू 0। और यहां से मुझे y डैश यानी dy बाय dx क्या मिल जाता है भैया, आप सब समझ गए हैं कि बन जाएगा -ax अपॉन by। बनेगा नहीं बनेगा, 2 तो कैंसिल हो गया। और सिमेट्री से कर्व तो दोनों ही सेम है, बस फर्क क्या है, इधर ए बी है इधर सी डी है। तो फिर सेकंड वाले का क्या बन गया, -cx अपॉन dy। तो बच्चे इन दोनों वैल्यूज को यहां रख देते हैं, तो माइनस माइनस दोनों का बैलेंस हो गया। आपके पास आ गया ac(x² अपॉन bdy² इक्वल्स टू -1। आया नहीं आया, जी हाँ। लेकिन आप ये भी जानते हैं ये जो दोनों स्लोप निकाल रहे हैं कहां निकाल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। मान लिया कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जी हाँ, तो मेरे बच्चे मैं क्या कर रहा हूं उसको जरा गौर से देखिएगा। मैंने क्या किया कि हमारा x, y इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ax² प्लस by² की वैल्यू भी 1 आएगी, cx² प्लस dy² का वैल्यू भी 1 आएगा। तो आप समझ गए हैं कि क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, ax² प्लस by² इज इक्वल्स टू cx² प्लस dy², दोनों ही 1 है। जी हाँ, और यहां से मुझे क्या दिख रहा है, a माइनस c टाइम्स ऑफ x² इज इक्वल्स टू d माइनस b टाइम्स ऑफ y² दिख रहा है। जी हाँ, और मजेदार चीज क्या, इन दोनों से हमें फाइनल कंडीशन निकालनी है, और वो कंडीशन क्या निकल के आ रही है मेरे बच्चे, यहां से मुझे x² अपॉन y² की वैल्यू दिखती है d माइनस बी अपॉन a माइनस सी, और यहां से x² अपॉन y² का वैल्यू क्या दिखता है, -bd अपॉन ac। जी हाँ, दोनों को जैसे ही इक्वेट करते हैं मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है, आप तो समझदार हैं, रिलेशन मिल गया -bd अपॉन ac इक्वल्स टू d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और बच्चे जरा इसको सॉल्व तो करो, आपको सारी चीजें नजर आएंगी, a माइनस सी अपॉन ए सी। देखो आप इसी तरह से यहां पे इक्वल्स टू b माइनस डी अपॉन बी डी। ये माइनस मैंने d माइनस बी को b माइनस डी बना के एडजस्ट कर दिया। यहां से कंडीशन क्या निकल के आई फाइनली, 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन बी। ओहो, मतलब इन दोनों कर्व का यदि इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल है तो भाई कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी, 1/c माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1/d माइनस 1 अपॉन बी। जरा देखिएगा, मैं इसको एक और फॉर्म में एडजस्ट करके बहुत सिंपल बना दे रहा हूं ताकि हमें याद बहुत आसानी से रह जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो आप, अब इससे कैसे याद रखना है, कुछ नहीं भाई, x² y² के कोफिशिएंट ए बी, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी।
यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या सी डी, तो 1/c माइनस 1/d, ये आपस में इक्वल कर दो, आपके कर्व्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना शुरू कर देंगे। जी हाँ बच्चे, अब हमें समझ में आ गया कि हमारा कंक्लूजन क्या है कि यदि हमारा कर्व एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल होता है, यानी दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो कंडीशन है जी 1/a माइनस 1/b इज इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/d। यहां स्टैम्प करना है। हाँ, कैसे? क्वेश्चंस के थ्रू होता है। जी हाँ, मैथ्स में आपको पता है कोई भी चीज परमानेंटली यहां याद रखनी है, स्टैम्प करनी है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस तो करने ही है। इलस्ट्रेशन हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन स्ट्रेट होता है, सीधी बैट पर बॉल आती है। जी हाँ, और सीधा बाउंड्री के बाहर भेजनी होती है। मेरे बच्चे, हमें दिख रहा है ये कर्व, लेकिन एक यहां पर मैं आपको बहुत बड़ी ज्ञान की बात कहूंगा कि हमारे दोनों कर्व जो हैं उनका राइट साइड 1 है। जरा गौर से देखिएगा, ये वो चीज है जिसका नॉर्मली लोग ध्यान नहीं रखते हैं, और आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, आप तो याद रखेंगे। तो भाई ये जो कर्व हमने लिखे हैं और जो कंडीशन हमने लिखी है उसमें कर्व का राइट हैंड साइड हमारे पास 1 होना चाहिए। तो पहले 1 बनाना है या नहीं है, तो वेरी गुड, नहीं है तो बनाना है। मुझे दिख रहा है यहाँ 1 नहीं है, 12 है, तो इस कर्व को मैं कैसे लिखूंगा? 12 को 1 बनाऊंगा, यानी 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड मार दूंगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। ये पहला कर्व आ गया। दूसरा कर्व भी ऐसे ही करना है बच्चे, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय ए इज इक्वल्स टू 1। हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना। इफ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। इसने इन दोनों कर्व की इक्वेशन में एक पैरामीटर ए फंसाया हुआ है। कर्व ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बोला हुआ है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा कंडीशन है, क्या आप सब जानते हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिफरेंस पहले वाले कर्व के लिए ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स के रेसिप्रोकल का डिफरेंस पहले वाले कर्व का और दूसरे वाले कर्व का इक्वल होगा। जी मेरे बच्चे, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, उसका रेसिप्रोकल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/4, उसका रेसिप्रोकल 4, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/3 नहीं -1/3, उसका रेसिप्रोकल -3। जी हां, इज इक्वल्स टू -3 लिखूं +3 लिखूं? डिफरेंस है ना जी, बिल्कुल सही, +3। और इसी तरह से इज इक्वल्स टू, यहां पे इसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/9 रेसिप्रोकल 9, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/a रेसिप्रोकल a। जी हां, तो मेरे पास यहां से मेरे बच्चे a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। आंसर दिख रहा है जी, बिल्कुल, बहुत आसान था, बस RHS को 1 बनाना नहीं भूलना है। अगला फिर क्वेश्चन वैसा ही है। इफ कर्व C1 एंड C2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी ये दोनों ही कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो बोलता है C2 कर्व जो है उसकी नेचर बता दो। जी हाँ, वो सर्कल है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। और अब ये ज्ञान कैसे निकल के आएगा? इसी कंडीशन से हम क्या करेंगे बच्चे? कर्व ऑर्थोगोनल है तो पहला काम राइट हैंड साइड को 1 बनाना। सही कहा आपने। तो यहां क्या करें बच्चे? ये बन गया एक्स स्क्वायर बाय 36 से डिवाइड किया 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। ये पहला काम। दूसरा बताइए, दूसरा बन गया मेरे बच्चे 2a से डिवाइड मारना है, एक्स स्क्वायर बाय a प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। दोनों की राइट हैंड साइड 1 हो गई है। अब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का कंडीशन आपको पता है, लिखें? जी हाँ, लिखेंगे ही सही। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/4 रेसिप्रोकल 4, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/9 रेसिप्रोकल 9। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/a रेसिप्रोकल a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2 रेसिप्रोकल 2। जी हाँ, क्या मिल गया यहां से? यहां से मुझे दिख रहा है कि a की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? ये बन जा रहा है -5, तो आपको दिख रहा है कि a का वैल्यू हमारे पास -3 आ जाता है, a-3। अब a-3 यहां रख दे मेरे बच्चे सेकंड कर्व में, तो ये मुझे क्या दिख रहा है? यही रख देते हैं a-3। तो आपको दिख रहा है -x²/3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। आप तो जानते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। ये तो काफी कुछ कैसा है? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये सही कहा आपने कि सर ये तो हाइपरबोला है। जी हाँ मेरे बच्चे,
तो हाइपरबोला यानी हमारा सी ऑप्शन। देखिए कितनी आसानी से निकल के आया। अगला एक और क्वेश्चन हमारे सामने, कर्व C1 दिया है x² + 4y² = 4। C2 भी ऐसे ही दिया है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल यानी वही ऑर्थोगोनल कट करते हैं। देन एसेंट्रिसिटी ओहो ऑफ कर्व C2, इस बार चालाकी कर रहा है, संभल के पोजीशन लिए बिना बैट नहीं घुमाना है। जी हाँ, तो ध्यान रखना है, यहां पे हमें पहले पोजीशन लेनी है, वो एसेंट्रिसिटी मांग रहा है। तो क्या करें, सबसे पहला काम दोनों ही कर्व का राइट हैंड साइड 1 एग्जैक्टली। मेरे बच्चे क्या होगा, x² / 4 प्लस y² / 1 इज इक्वल्स टू 1। 4 से डिवाइड मारा। सेकंड वाले में देखिएगा x² / 2 हम 2a से डिवाइड मार रहे हैं, प्लस y² / a इज इक्वल्स टू 1। कर्व ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, आंख बंद करके क्या करना है वो तो अभी भूल जाओ, जो कंडीशन याद है वो निकाल दो, वो लगा दो। जी हाँ, अब यहां पे दिख रहा है x² के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल माइनस y² के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल इक्वल्स टू x² के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल माइनस y² के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल। जी हाँ बच्चे, यहां से मुझे a का वैल्यू क्या मिल गया, 1 ना 3 2 -1। जी हाँ, a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -1। अब a -1 आ जाता है तो जरा देखो इस कर्व पर क्या हो रहा है। इस कर्व की बात करें तो ये कर्व बन जाता है x² / 2 - y² / 1 इज इक्वल्स टू 1। और आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हाइपरबोला है, और किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, x² / a² - y² / b² इक्वल्स टू 1। और आपको पता है इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, √1 + b² / a²। तो बच्चे यहाँ पे b² की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1, a² का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2। तो आंसर क्या आ गया, √3/2। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, जी हाँ पहला ही दिख रहा है, फर्स्ट वाला सही। देखो कितनी आसानी से पोजीशन ली तो सीधा बाउंड्री के बाहर हम भेज पाए। अगला जी एक और क्वेश्चन हमारे लिए, लेट 3 नंबर्स a, 2 and b, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर की बोल रहा है, a, 2 and b आर इन अ GP, ओके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है, एंड कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स AB विल बी। क्वेश्चन समझो पहले, हमेशा क्वेश्चन को पहले जो भी दिया जाए उस क्वेश्चन को बहुत आराम से देखें, उसे निगाह भर के देखो, उससे बातें करो, उसकी चीजें जो उसने दी हुई हैं क्वेश्चन में उनको इंटरलिंक करने की कोशिश करो, सारी बातों को क्वेश्चन खुद ब खुद बताएगा कैसे चलना है। जी हाँ, पोजीशन लेने का तरीका बताएगा कि मैं गुगली हूं। जी हाँ, हम यहीं से पहचान लेंगे, जब फेंकी जाएगी तो हाथ के एक्शन, आर्म्स और फिंगर्स के मूवमेंट से पहचान लेना है, गुगली है, बाउंसर है, लेग स्पिन है, क्या है। जी हाँ बच्चे, तो देखिए यहां पर हमें दिख रहे हैं ये बहुत घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, इन दोनों कर्व का ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो पहले तो इनकी व्यवस्था करते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, इस कर्व को और इस कर्व को देखें तो इनका तो राइट साइड ऑलरेडी 1 है, तो इनके ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन आपको पता है, x के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल माइनस y के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल। ऐसा ही कुछ यहां भी 1/b -1/1 यानी 1, और मुझे क्या दिख रहा है यहां से दिख रहा है 1/a - 1/b प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल है। अब मेरे बच्चे यहां पे वो a और b के ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा है कि कितने a और b के कॉम्बिनेशंस हमारे पास होंगे इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले। उसमें एक और कंडीशन इसने दी है कि a, 2 और b जीपी में है। आप सब जानते हैं 3 नंबर्स ABC यदि जीपी में होते हैं तो b² AC के इक्वल होता है। जी हाँ बच्चे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4 किसके इक्वल, AB के इक्वल। बच्चे मेरे यहाँ पर AB की वैल्यू मेरे पास 4 है, और यहाँ भी यदि मैं देखूं तो भाई यहां से मुझे 1/b a/4 के इक्वल दिख रहा है। देखो आप 1/b a/4 के इक्वल रख देते हैं बच्चे, तो यहां पर a/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। साफ दिख रहा है कि a में क्वाड्रेटिक बनने वाली है, बना लेते हैं बच्चे। यहां पर a में क्वाड्रेटिक बनाए तो हमें क्या निकल के आता है, देखिए यहां पे हमें मिल रहा है -a², हम 4a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, देखो आप, और ये क्वाड्रेटिक बन गया a² - 3a - 4 इक्वल्स टू 0, और a की वैल्यू आ गई बच्चे 4 और -1। आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया, a 4 और -1 और ab इज इक्वल्स टू 4। तो मुझे यहां से b जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि 1 और -4 आ जाएगा।
आएगा नहीं आएगा? तो ये A4B1 A-1 B-4 कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए? 2, बिल्कुल सही। कितने आंसर? 2 ना। अब थोड़ा सा यहां घपला है। जी हां, छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। एग्जामिनर हमारे साथ ऐसे ही खेलता है। क्या करना है इसमें मेरे बच्चे? हमें पता है कि हमने शुरू जहां से किया है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमें पता है कि जब भी दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जाती है तो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बात की जाती है। उसके लिए कर्व का इंटरसेक्शन करना जरूरी है। हां, अब जरा गौर से देखिएगा, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करें। मान लीजिए किसी x, y पॉइंट पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो भाई x इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यहां मुझे दिख रहा है कि ये 1 के इक्वल है, यहां ये 1 के इक्वल है। दोनों के 1 की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं। ax स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू बी 1 है और bx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू बी 1 है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मुझे यहां से एक बड़ी मजेदार चीज दिख रही है, a माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जी हां, अब मुझे दिख रहा है कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मजेदार चीज देखिए, जो हमने a के और b की वैल्यू निकाली है, A4B1 क्या हो गया? ओहो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। किसके लिए? 4,1 के लिए। इसमें क्या हो रहा है भाई? ये तो कहीं इंटरसेक्शन, अब हाँ सही कहा कि सर ये 0,0 से सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ मेरे बच्चे, यदि मैं A4 रख दूं तो यहां पर ये क्या बन रहा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर 0। सर्कल का सेंटर 0 है और दूसरा कर्व उस सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अब देखो ना, दो कोसेंट्रिक सर्कल आ रहे हैं। जब आप b को 1 और a को 4 रखते हैं तो आपके पास दो ऐसे सर्कल आ रहे हैं, ये इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्लियर है, ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। और यही नहीं, अगला भी नहीं है। देखो आप, अगला a -1 b -4 -1 -4, ये क्या बन रहा है? 3x -1 -4। फिर यदि आप देखोगे तो यहां a को -1 रखा, b को -4 रखा, तो फिर आपको क्या मिला? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वापस यही मिल रहा है, वापस यही मिल रहा है, यानी वापस 0,0। और फिर हमें दिख रहा है कोई संभावना नहीं। तो एक्चुअली हम कई बार किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी फॉर्मूले को डायरेक्टली लगा देते हैं बिना सोचे समझे, और ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं हमेशा आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताता हूं। उसका रीजन यह है कि वो कहानी ही हमें सारा ज्ञान देती है कि भाई लगाना भी है या नहीं लगाना है। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत सोच समझ के चीजों को लेना होता है। यहां तो इन दोनों ही कॉम्बिनेशन के लिए कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की तो बात बेमानी है, सेंसलेस है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेगा ही नहीं, 0 आएगा आंसर। ठीक है, बच के गुगली बाउंसर पर तो पोजीशन लेने के बाद भी बहुत सलीके से फॉलो थ्रू लगाना होता है। जी हाँ बच्चे, तो ये तो आप करेंगे। यस, दिस इज होमवर्क फॉर योर्स एंड माय डियर, टुडेज शॉर्टकट वीडियो ऑफ मैथ्स ऑल अबाउट, यस, खत्म होता है। और स्टे हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.